लेकिन सर ये अजी, जो आप कुछ करें। महफूज आलम जिसकी मैं बात कर रही हूँ, ये हिजबुल तहरीर से जुड़ा हुआ है, और हिजबुल तहरीर तो पूरी दुनिया का इस्लामीकरण करना चाहता है, शरिया पूरी दुनिया में लागू करना चाहता है। और आप देखिए मोहम्मद यूनुस के आने के बाद जो बांग्लादेश की सेना है उसमें महिला सैनिकों को हिजाब पहनने के लिए कह दिया गया, फरमान सुना दिया गया है। तो धीरे धीरे करके वही सब होने लगा ना जिसके लिए मोहम्मद यूनुस को अमेरिका लेकर आया। बिल्कुल, मैं वही कह रहा था ना, जब अपना दोनों के बीच में लगड़ा, जो भी झगड़ा हो, लड़ाई हो, वो बाद में करेंगे। पहला जो गैर अब्राहमिक है उसको खत्म करना है, भारत जैसे सभ्यता को खत्म करना है। ये भी खत्म हो जाएगा, फिर इस्लाम और क्रिश्चियनी दोनों बैठ के वो अपने आप को मार देंगे, वो अलग बात है। मगर ये दोनों इकट्ठा होना है। तो आलम को क्यों लेके आए उधर? क्योंकि आलम जो है आने वाले दिनों में भारत के अंदर बहुत षड्यंत्र रचना है या बहुत मारकांड करना है। ऑलरेडी आरडीएक्स बांग्लादेश पहुंच गया है। अब इस बार पूजा में जो नवरात्रा होते हैं ना, दशहरा, उसमें कितने कितने पाबंदियां लगा रहे हैं हिंदुओं के खिलाफ। क्यों भाई? तो ये चीज है ना, जब जिन मैदानों में ये जाके हर साल पूजा करते थे, वो मैदान हिंदुओं के लिए वो छोड़ नहीं रहे हैं। वो उनके लिए मतलब पाबंदी लगा रहे हैं। और गाना नहीं बजाना है जब नमाज होती है। बहुत से मतलब ये रेस्ट्रिक्शंस इनके ऊपर क्यों लगाए? दोनों का टारगेट सनातन धर्म है। इसीलिए आलम जैसे बंदा उनके लिए असेट है, इसीलिए वो ग्लोबल लीडर है। अब समझिए क्लिंटन क्यों उनको पनाह दे रहा है, क्यों उनको आगे लेके जा रहा है। क्या क्लिंटन इतना बुद्धू है कि वो समझ नहीं पाएगा? क्लिंटन जानते हैं ये कौन है, कितना कट्टरपंथी है, कितना आतंकवादी सोच रखने वाला बंदा है, वो बखूबी जानते हैं। फिर भी उनको क्यों आगे लेके जा रहा है? क्योंकि उनका एजेंडा में काम आने वाला बंदा है। इसीलिए उनको हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए एक हथियार बना रहा है। आने वाले दिनों में देखिए बांग्लादेश से हमें क्या क्या होने वाला है। पाकिस्तान से वो आरडीएक्स खरीद रहा है। बांग्लादेश को आरडीएक्स का क्या जरूरत है? उनका कोई शत्रु तो है ही नहीं। सेना की भी जरूरत नहीं है। बॉर्डर गार्ड्स होनी चाहिए, मैं मानता हूं, ताकि इधर से उधर, उधर से इधर जो जाते हैं उनको आप रोकना है। और इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर के लिए आपको पुलिस चाहिए। सेना किस लिए चाहिए आपको? पूरे सरहद भारत से ढकी हुई है ना। एक छोटा सा एक इलाका है जहां म्यांमार से आपका लगता है बॉर्डर। बाकी किससे आपका दुश्मनी है? म्यांमार से तो आपको दुश्मनी कुछ भी नहीं है। म्यांमार के उस तरफ, वो बॉर्डर के उस तरफ और इस तरफ दोनों आपके ही बंदे हैं। जो रखाइन में जो रोहिंग्या है, वो भी बंगाली बोलते हैं ना। वो है तो म्यांमारी, मगर वो तो बंगाली बोलने वाले मुसलमान है। मतलब आपके ही बंदे हैं ना। तो क्या फर्क है? आपका तो कोई शत्रु नहीं है, फिर भी इतना हथियार क्यों खरीद रहे हो आप? इस्तेमाल किसके ऊपर करना है? तो भारत के खिलाफ ही इस्तेमाल होगा। और इसके लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है, अमेरिका में रचा जा रहा है। एक एंगल से मोदी जी को हथियार देने का और रीपर ड्रोन्स देने का कुछ ढोंग कर रहे हैं ये लोग। अभी हाल ही में वही रीपर ड्रोन जो है वो विशाखापट्टनम के पास समुद्र में गिर गया। उसका क्या कैपेसिटी है हम देख रहे हैं। हौतीस ने दो तीन को उड़ा दिया, इनके सो कॉल्ड हाई टेक्नोलॉजी रीपर ड्रोन्स को उड़ा दिया। फिर भी भारत को बेच रहे हैं वो $3 बिलियन में 31 रीपर ड्रोन में बेच रहे हैं। तो मतलब हमारी कॉमर्स चाहिए हमसे, वो कुछ चीज हमें बेचना है, हमसे वो बिजनेस करना चाहते हैं। मगर यहां उनके सोच के खिलाफ या उनके सोच से अलग सोच रखने वाला नहीं होना चाहिए। ये उनका मतलब प्रोजेक्ट है। इसीलिए आलम जैसे बंदे उनके लिए चाहिए। और भी ऐसे लोग आएंगे। अब देखिए ये नैरेटिव कैसे खड़ा करते हैं। जब बुरहान वानी को एनकाउंटर किया था तो उसके बारे में क्या बोला गया? एक स्कूल टीचर का बेटा है। अरे भाई, हर टेररिस्ट का कोई ना कोई माँ बाप होंगे और वो कहीं ना कहीं काम करते होंगे ना। तो उससे क्या होगा? टेररिस्ट तो टेररिस्ट है ना। तो ये चीज जो है, ये आप विकिपीडिया में जाके देखिए, कश्मीरी मिलिटेंसी या कश्मीरी जो भी है वायलेंस, उसके बारे में आप चेक करते हैं लफ्ज क्या क्या इस्तेमाल करते हैं। मिलिटेंट और टेररिस्ट में बहुत फर्क है। मिलिटेंट, और पाकिस्तान स्टेटमेंट देती है जब भारत के पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हुआ, वी आर वी रिग्रेट वी आर सॉरी टू हियर आर्म्ड इनकर्शन इनटू द पार्लियामेंट। आर्म्ड इनकर्शन, टेररिस्ट लफ्ज नहीं बोलते वो लोग। तो ये शब्दावली में बहुत कुछ होता है। तो ये नैरेटिव्स पूरा खड़ा करना जो है, वो ये फाइव आइज देश ये कर रहे हैं।
अब्राहमिक दोनों रिलीजन्स, या सर जैसे मैंने कहा दोनों रिलीजन्स इकट्ठा होके हमारे खिलाफ ये सब कर रहे हैं। सर, जब यूपीए के शासनकाल में जम्मू कश्मीर में बॉर्डर से हमारे कुछ सैनिकों के सर काट कर ले गए थे पाकिस्तानी, तो हमारे देश के उस वक्त के गृह मंत्री ने संसद में क्या स्टेटमेंट दिया था कि पाकिस्तानी आर्मी की यूनिफॉर्म पहनकर कुछ मिलिटेंट आए थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। अगर मैं गलत ना हूं तो शायद प्रधानमंत्री ने उस वक्त कहा था। तो आप सोच लीजिए किस तरह से उनको हम लोग क्लीन चिट देते रहे हैं, उनकी हरकतों को छिपाते रहे, क्योंकि अगर पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई पिछली सरकारें करती तो उनका वोट बैंक बर्बाद हो जाता और उनका वोट बैंक चला जाता, मुस्लिम तुष्टिकरण धरी की धरी रह जाता, इसलिए ये सब कुछ करते थे। तो ऐसे ही तो नैरेटिव बनता था। बिल्कुल सही, हिंदू आतंकवादी का नैरेटिव भी खड़ा करने की कोशिश किया है ना ये, और एक लॉ लेके आने का कोशिश किया है। उसमें ऐसा था कि जब भी दंगे फसाद होंगे, रिलीजियस दंगे फसाद होंगे, उसमें गलत करने वाला हिंदू है, मेजॉरिटी, मतलब मेजॉरिटी जो भी है वही करने वाले हैं। ये लॉ आने वाला था, पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस भी करने वाले थे, समाज में दबाव आने के बाद उसको छोड़ दिए ये लोग। और दिग्विजय सिंह जैसे बंदा वो समाज जी बोलता है, और जो मुंबई कांड जो हुआ है, जो टेररिस्ट अजमल कसाब या वो सब आके जो किया था, उसके बारे में किताब छापते हैं कि आरएसएस के बंदे ने किया है, ये पाकिस्तान से कोई आया नहीं है, ये सब आरएसएस की साजिश थी। क्योंकि वो कलवा पहन के आया था इसीलिए वो हिंदू है, तो शुक्र है वो पकड़ा गया, इसीलिए पूरा हमें बाहर निकल के आ गया। और एक गलती हो गई थी, पाकिस्तान में कोई इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट इनके घर गया और वो जो उनसे इंटरव्यू किया वो वायरल हो गई थी, तो पाकिस्तान भी अभी डिनाई नहीं कर पाती, तो ये हो गया था। नहीं तो ये कब की आरएसएस के नाम पे ये चिपका देते थे, जैसे साध्वी प्रज्ञा के बारे में हुआ है। आज तक कुछ भी ये लोग प्रूव नहीं कर पाए, ना साध्वी प्रज्ञा के बारे में या श्रीकांत, कर्नल श्रीकांत के बारे में, कर्नल पुरोहित के बारे में भी कुछ नहीं प्रूव कर पाए। पुरोहित, हाँ, उनके बारे में भी कुछ नहीं प्रूव किया। तो ये चीज जो है, ये कांग्रेस का षड्यंत्र है, ये समाज में अपना वोट बैंक बचाना चाहती है। वो एक्चुअली उनके लिए फायदेमंद हुआ है। अभी 2024 में 94-95% मुस्लिम वोट इंडी गठबंधन को गया है, मुसलमानों के नहीं गया। अब देखिए, इंडी गठबंधन को गया, मायावती ने मुसलमान कैंडिडेट्स को खड़ा किया, फिर भी उनको वोट नहीं दिया। वोट किसको गया? इंडी गठबंधन को किया। मान लीजिए कि इंडी गठबंधन में कोई हिंदू खड़ा है, कोई यादव वादव खड़ा है, उनको वोट गया, मायावती के मुसलमान कैंडिडेट को मुस्लिम्स वोट नहीं दिया। इतना टैक्टिकल वोटिंग हुआ है, तो 94-95% उनको मिल गया। तो ऑब्वियसली उन्हीं की बात करेंगे ना, ये उन्हीं की तुष्टीकरण करते रहेंगे ना। तो और हिंदू समाज में तोड़ने के लिए ये कर रहे हैं। एक खालिस्तानी फिर दोबारा खड़ा किया, खालिस्तानियों को, सिखों को दूर लेके जाने का कोशिश कर रहे हैं, और फिर हमारे समाज में दलितों को और कुछ वर्गों को, ओबीसी को हिंदू समाज से दूर लेके जाने का कोशिश चल रहा है। जैसे राहुल गांधी हर चीज में वो ओबीसी, एससी, एसटी दिखते रहता है, इंक्लूडिंग आपकी जो मिस इंडिया कॉन्टेस्ट हो उसी में भी देख रहा है। अभी कल के दिन वो आप क्रिकेट टीम में भी देखेगा। देखिए ये सब रोहित शर्मा सब बहुत ब्राह्मण है, इधर कोई एससी एसटी दिखा नहीं है मुझे। शुक्र है कि सिराज जैसे एक दो मुसलमान है, मोहम्मद शामी जैसे लोग, इसलिए चुप बैठा है, नहीं तो उधर भी ये तुष्टीकरण की राजनीति खेलता है ना वो। तो ये कांग्रेस की डीएनए में है, उनका सोच में है। दो ही चीज करते हैं, एक कंसोलिडेशन ऑफ माइनॉरिटीज, चाहे वो मुस्लिम्स हो या क्रिश्चियंस हो, उनमें एक डर की माहौल पैदा करना है और उनको एक तरफा करना है, वो एक है। दूसरा, हिंदू समाज में दरार पैदा करना है, इसमें तो हाँ, कुछ लोगों को अपने साथ लेके जाना है, यही इनका फॉर्मूला है। अनफॉर्चुनेटली 2014 और 19 में ये चली नहीं उनके, मगर 2024 में कुछ हद तक चल गई। बिल्कुल फेक नैरेटिव्स की बदौलत ही चली ना सर। टकाटक 8,500 रुपए आपके खाते में आ जाएंगे, वो भी चला। आरक्षण का मुद्दा भी चला, संविधान बदल देंगे, वो फेक नैरेटिव भी चला। वो नैरेटिव्स फेक थे तो काम कर गए ना सर, लेकिन काट की आंडी बार बार नहीं चढ़ती है। अब दूसरी तरफ देखिए कि मुस्लिम वोटों को लेकर आईएनडीए, ये जो गठबंधन है, इंडी गठबंधन, कैसे मारामारी मची हुई है और ओवैसी क्या खेल खेल रहे हैं। आप देखिए 2 दिन पहले महाराष्ट्र में, मुंबई में क्या तमाशा हो रहा था, कैसे लाखों की तादाद में सड़क पर
पर उतर कर आ गए थे ये। चलो मुंबई, तिरंगा यात्रा, काहे की तिरंगा यात्रा सर? हाथ में तिरंगा लिया था, सर तन से जुदा के नारे लगा रहे थे। बिल्कुल, ये एक नया टैक्टिक ये लोग अपना रहे हैं। ये जो भी करते हैं भारत की तिरंगा लेके आते हैं। तो आप इनको क्या कहेंगे? आप आपके खिलाफ या पाकिस्तानी झंडा पहले होता था ना, इंडिया पाकिस्तान दोनों के बीच में क्रिकेट मैच होता था तो पाकिस्तान के नारे लगते थे। तो बिल्कुल। अब ऐसा नहीं है ना। अब ये लोग ओवैसी अपने आप को ज्यादा भारतीय समझ के वो एक भाषण देते रहता है, मैं इंडियन हूं, मैं वो हूं, फलान हूं। तो ये नैरेटिव आप कैसे काउंटर करेंगे? फिर अपना एजेंडा चलाते हैं। अभी सीए के बारे में ये लोग सब लोग धरने वरने किए हैं। सीए भारत का एक मुसलमान के उसके लिए उसके खिलाफ कुछ भी नहीं था। अब कोई मुसलमान छोड़िए, हिंदू भारत देश में भारत के नागरिकों के साथ इसके कुछ लेना देना नहीं था। फिर भी बिल्कुल। ये सब जुलूस निकाले थे और भारत की झंडा लेके चले थे। तो उनको आप कैसे अपोज करोगे? जो भारत के खिलाफ खड़े हो जाएंगे उसके खिलाफ आप कुछ भी कर सकते हो। जब ये झंडा लेके चलते हैं तो एक हथियार जैसा बन गया उनको। भारत के झंडा को हथियार जैसे इस्तेमाल कर रहे हैं और इनका एजेंडा ही वही है। समाज में जैसे मैंने कहा, कंसोलिडेशन ऑफ द माइनॉरिटीज और जो हिंदू है उनको स्प्लिट करना है। अब नीम भीम क्या है? नीम भीम क्या है? वो मुसलमान और दलित ये दोनों पीड़ित हैं, तो इसीलिए हम दोनों इकट्ठे होने हैं। मगर मुसलमानों के हाथ में जितने दलित महिलाएं के साथ अत्याचार हुआ है, कितनों को मारे हैं, कितने मतलब ये लोग कितने दलितों को मारे हैं, उसके बारे में सब चुप है। कठुआ में कुछ होता है, कोई अभी कोई निर्धारित नहीं है, फिर भी करीना कपूर लेके आते हैं, आई एम अशेम्ड। मगर जब दो हिंदू बच्चों को कोई मदरसे वो बंदे उसको रेप करके मार देते हैं यूपी में, ये लोग सब चुप है। तो ये सिलेक्टिव नैरेटिव है, क्योंकि एक ऑलरेडी वो फिक्स हो गया दिमाग में कि आप माइनॉरिटी होने के नाते आप पीड़ित हो। पीड़ा करने वाले मेजॉरिटी है। मेजॉरिटी के साथ कुछ गलत होता है तो वो अपना नैरेटिव में बैठता नहीं है ना, इसलिए उसके बारे में कुछ भी नहीं बोलते हैं। तो ये पर सर सिलेक्टिव नैरेटिव है।